हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे निमसेट 2026 का पेपर। और पेपर एक्चुअल में काफ़ी टफ था। इसके कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं, लाइक सेट थ्योरी के क्वेश्चन भी स्ट्रेट नहीं थे। सेट थ्योरी या रिलेशन के क्वेश्चंस काफ़ी सारे बच्चे 90% बच्चे नहीं कर पाए। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं और काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये लिखा है ए डेल्टा, डेल्टा मतलब होता है सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो ए डेल्टा बी का मतलब क्या होता है? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब होता है अगर दो सेट हैं ए और बी, तो इसमें से तुम्हें इंटरसेक्शन हटाना होता है। मतलब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी मतलब होता है ओनली ए ओनली बी, जिससे तुम्हें ये इंटरसेक्शन हटाना होता है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी से हम क्या सबट्रैक्ट कर दें? ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम क्या बोलते हैं? ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। ठीक है, तो ये समझ गए। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी, मतलब यहां पे तीन तीन सेट आ जाएंगे। और इसको अगर हम वेन डायग्राम से करते हैं तो काफी आसानी सॉल्व हो जाता है। अदरवाइज अगर थ्योरेटिकली करेंगे फॉर्मूला वगैरह यूज करके तो काफी कंफ्यूजिंग होता है ये। तो देखो जरा, ये ए, ये बी, ये सी। पहले तो अगर हम बात करें सिर्फ ए डेल्टा बी की, तो ए डेल्टा बी है क्या? ए डेल्टा बी ये है ओनली ए एंड ओनली बी। ये सी है। गौर से देखो, ए डेल्टा बी में क्या हम सब निकाल देते हैं? ए इंटरसेक्शन बी निकाल देते हैं। तो ए डेल्टा बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ओनली ए आ रहा है और ओनली बी आ रहा है। और इसका इंटरसेक्शन हमें किससे लेना है? इसका इंटरसेक्शन हमें लेना है सी से। तो सी हमारा ये है। अब अगर गौर से देखो तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन चीज देखो, ए डेल्टा बी और सी में कॉमन जो आ रहा है वो इतना पोर्शन आ रहा है। ए और सी का इंटरसेक्शन एक्सक्लूडिंग ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और बी और सी का इंटरसेक्शन एक्सक्लूडिंग ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या ये डायग्राम क्लियर है? ए और सी का इंटरसेक्शन निकालने, ओनली ए और ओनली सी का इंटरसेक्शन, ओनली बी और ओनली सी का इंटरसेक्शन, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन लिया जाता है। क्या ये बात क्लियर है? बोलो। अब क्या पूछा है? नॉट इक्वल टू। ये किसके बराबर नहीं है? ये भी हमें ऑप्शन से ही करना बेटर रहेगा। पहला जरा पढ़ना, क्या लिखा है? ए बी सी तीन सेट है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी का सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ए बी सी तीन सेट बना लो। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी, गौर से देखो फिर, ए इंटरसेक्शन सी क्या है? क्या ए इंटरसेक्शन सी ये है? दिख रहा है। बी इंटरसेक्शन सी क्या है? बी इंटरसेक्शन सी ये है। और इसके बीच सिमेट्रिक डिफरेंस है। सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब इन दोनों में जो कॉमन वाला पार्ट है वो हटा दिया जाए। तो बताओ इन दोनों में जो कॉमन वाला पार्ट है वो कौन सा है? इन दोनों में कॉमन वाला पार्ट ये है। इसको अगर हम हटा दें तो क्या बचेगा? इसको अगर हम हटा दें तो इतना ही पार्ट तो बचेगा, यही तो इसके बराबर आ रहा है ना। ये चीज इसके बराबर है, मतलब ये इसके इक्वल है। तो ये ऑप्शन टिक नहीं कर सकते बिकॉज हमसे नॉट इक्वल पूछा गया। क्या पूछा गया है? नॉट इक्वल। क्लियर है यहां तक बात? तो इसको टेक नहीं कर सकते, ये गलत है क्योंकि फॉल्स हमें बताना है। अब दूसरा देखो, और इस तरह से अगर बना के करते हो तो बहुत आसान हो जाता है। अदरवाइज फॉर्मूला लगा के थ्योरेटिकली करा जाए तो काफी लेंदी होता है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री, तो काफी डिटेल में देखते हैं, बहुत ध्यान से देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। और ये वो क्वेश्चंस थे जो यूजुअली स्टूडेंट्स नहीं करके आए एग्जाम में। ए बी सी, ए का इंटरसेक्शन बी बार से, बी बार, ए ये है,
पूरा, और बी बार क्या है, बी बार ये है, बी को छोड़ के बाकी सब कुछ। और ए का इंटरसेक्शन बी बार से लेना है, ए का इंटरसेक्शन किससे लेना है, बी बार से लेना है, तो इंटरसेक्शन में दो कॉमन लाइंस आनी चाहिए, इंटरसेक्शन में दो कॉमन लाइन आनी चाहिए। ए देख रहे हो ये है, बी बार, बी को छोड़ के बाकी सब कुछ, तो अगर देखो तो दिस इज ए, ये वाला पार्ट आएगा जो कि ए इंटरसेक्शन बी बार होगा। क्या इस बात पे एग्री हो? ए का इंटरसेक्शन बी बार से, मतलब ए अकर करे बी अकर ना करे, तो ए का इंटरसेक्शन बी बार से आ जाएगा। क्लियर है? फिर इसका इंटरसेक्शन किससे लेना है, सी से लेना है। सी से अगर तुम गौर से देखो, ये आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी बार, ये आ रहा है, इसका इंटरसेक्शन अगर तुम्हें सी से लेना है तो क्या इतना पार्ट मिलेगा, दिस इज द पार्ट। ठीक है, इस तरह से करना आसान पड़ता है। जितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए, अगर तुम वेन डायग्राम बना करते हो, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। और इसी के सोल्यूशन अगर बुक में देखो तो कुछ समझ में नहीं आता है कि किस तरह से कर दिया, और वो चीज भूल भी जाते हैं। अब देखो, इसी का उल्टा कर दिया, बी का इंटरसेक्शन ए बार से, मतलब ओनली बी लेना है। तो अगर ये बात समझ में आ गई है और बी का इंटरसेक्शन ए बार से ले रहे हो, तो ये वाला पार्ट आएगा, बी का इंटरसेक्शन ए बार, मतलब बी हो ए ना हो, ये वाला पार्ट आएगा बी का इंटरसेक्शन ए बार से। बोलो एग्री हो? ए का सारा पार्ट निकाल के बाहर फेंक दो उससे। और अब इसका इंटरसेक्शन तुम सी से ले रहे हो, इसका इंटरसेक्शन अगर हमने सी से लिया तो सी ये पूरा है, और इसका इंटरसेक्शन अगर तुम सी से ले रहे हो तो कॉमन पार्ट क्या फिर से यही मिल रहा है, देख लो, तो ये भी इसके बराबर हो गया, तो ये इसके इक्वल हो गया। हमें फॉल्स बताना है तो ये भी आंसर नहीं होगा। क्लियर है बात? ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसी तरह से देखते हैं। थर्ड ऑप्शन देखो, ए इंटरसेक्शन बी का बार, ए इंटरसेक्शन बी का बार का इंटरसेक्शन सी से। और इसी तरह से एक बार फिर से ट्राई करना अपने आप, इस तरह से बना के सॉल्व करना काफी आसान हो जाता है। ए बी सी, ए इंटरसेक्शन बी हमें पता है ये, इसका बार मतलब इसको छोड़ के बाकी सब कुछ। क्या इस बात पे एग्री हो? अब इसका तुम सी से इंटरसेक्शन ले लो, सी ये है, दिस इज सी। जरा गौर से देखो, इंटरसेक्शन अगर हम सी से लेते हैं तो क्या क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो नहीं आएगा, लेकिन कॉमन में जरा देखो ये पूरा आ जाएगा, सी का एडिशनल पार्ट भी आ जाएगा। क्या इस बात पे एग्री हो? तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं आ रहा है, सी का एडिशनल पार्ट भी आ रहा है, तो ये आंसर गलत है। इसका मतलब थर्ड इज द राइट आंसर। और प्रैक्टिस के लिए ये वाला पार्ट इसी तरह से एक बार तुम अपने आप भी ट्राई करना। तो आई होप समझ रहे होगे, अगर वेन डायग्राम बना के सॉल्व करते तब तो ये हो जाता, अगर इसी को हम फॉर्मूले वगैरह से करते, थ्योरी से करते, तो थोड़ी दिक्कत आती है। क्लियर है बात? तो काफी कम बच्चे क्वेश्चन कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये रिलेशन का क्वेश्चन है। जैसे सेट थ्योरी और रिलेशन इजी टॉपिक थे, बट फिर भी उसमें से स्ट्रेट क्वेश्चन कोई नहीं आया था। टिपिकल क्वेश्चन, नए क्वेश्चन, मतलब अनसीन क्वेश्चन ही पूछे गए थे। डिफाइन अ रिलेशन, ये एक साइन बना दिया गया, निगेशन का साइन ही बोल सकते हो उसको, ऑन द सेट। ये एक रिलेशन है, मान लो ये एक तरह का रिलेशन है, ठीक है। A इज रिलेटेड टू बी, ये क्या लिखा है, A इज रिलेटेड टू बी। इसको भी देख के काफी बच्चे कंफ्यूज हो गए, यार ये क्या है। ये एक रिलेशन है बस, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए, दिमाग डाइवर्ट करने के लिए इसको इस तरह से लिख दिया है। A माइनस टू बी इज डिविजिबल बाय 3,
3 से डिविजिबल है। क्या इस बात पे एग्री हो? ए और बी यहीं से रखने हैं। अब ऑप्शन में हमें क्या बताना है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव ये होता है फॉर एवरी ए इज रिलेटेड टू ए। हर एक ए के लिए ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए, और ए और बी हम यहां से ले रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सिंपली क्या करूं? बी की जगह भी ए रख दो। क्या माइनस ए? माइनस ए आया। क्या माइनस ए हमेशा 3 से डिविजिबल होगा फॉर एवरी ए? जरा देखो, ए को 1 रख दें तो -1 3 से डिविजिबल नहीं है, और एक बार गलत होना काफी। 2 रख दो तो -2 3 से डिविजिबल नहीं है। हाँ, -3 3 से डिविजिबल है, बट रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर एवरी ए होना चाहिए। तो इट मीन से रिफ्लेक्सिव नहीं है, और रिफ्लेक्सिव नहीं है, जरा ऑप्शन से देखो, इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव। जहां पे रिफ्लेक्सिव होगा वो वाला ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए चलेंगे हम लोग। इज रिफ्लेक्सिव, तो ये आंसर गलत है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, एक आंसर गलत हो गया। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? फॉर एवरी ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या होता है? अगर ए रिलेटेड टू बी है तो जरूरी है कि बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। तो ये तो बड़ा सिंपल है, ये ए है, ये बी है, ए और बी की पोजीशन इंटरचेंज कर दो। ए और बी की पोजीशन क्या कर दो? इंटरचेंज कर दो। क्या लिख दो? बी -2a, ये भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या इस बात पे एग्री हो? अगर a -2b 3 से डिविजिबल हो रहा है तो b -2a भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इसके लिए, और जब भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का हो और नंबर्स कई सारे हो, तो एक पर्टिकुलर रिलेशन फाइंड आउट कर लो। यहां पे तुम a को रख लो 1, फिक्स कर दो, a को 1 रख दो, तो ये 1 -2b हो जाएगा, जो कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए। एक रिलेशन निकाल लेते हैं। यहां तक क्लियर है? a 1 रख दो, 2 रख दो, कुछ भी रख सकते हो। b को अब रखो 1, ए बी सब यहीं से आने हैं, तो b को रखो 1, तो ये -1 आएगा। b को 1 रखने में -1 आएगा। -1 3 से डिविजिबल होता नहीं है, तो ये रिलेशन नहीं बनेगा, बिकॉज रिलेशन यही है, a रिलेटेड टू b। अगर a -2b डिविजिबल है 3 से, b को रख दो 2 तो बन जाएगा। b को रख दो 2 तो ये -3 आएगा, बोलो, तो b2। और क्या रखें? b को 3 रखो, नहीं बनेगा, -5 आएगा। b को 4 रखो, -7 नहीं बनेगा। b को 5 रख दो, -9 आ जाएगा। 5 देख रहे हो, 3 का जंप आ रहा है। 6 रखोगे नहीं बनेगा, 7 रखोगे नहीं बनेगा, 8 रखो, 8 दूनी 16, -15 आएगा, बनेगा। फिर 3 का जंप करेंगे तो है ही नहीं इसके आगे नंबर। तो इसका मतलब एक रिलेशन हमारा आ गया, 1 रिलेटेड टू 2, 1 रिलेटेड टू 5, 1 रिलेटेड टू 8। अब इसको पलट के देख लेते हैं। अगर ये है, और ये सिमेट्रिक कब होगा? अगर 2, 1 के लिए भी डिविजिबल हो जाए, 5, 1 के लिए भी हो जाए, 8, 1 के लिए भी हो जाए। क्या एग्री हो? तो रख के देख लो। 2 a -2b, 2, 1, 2, b की जगह 1 रखो, 0 आ रहा है, 0 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है, सही है। 5, 1, 5 -2 3 आ रहा है, 3 से डिविजिबल होगा। 8, 1 8 -2 6 3 से डिविजिबल होगा, इट मीन सिमेट्रिक हो गया। अब फिर से ऑप्शन देखो, नॉट सिमेट्रिक काट देंगे, क्यों? इज सिमेट्रिक, इज ट्रांजिटिव बट नाइदर, ये भी गलत है, तो इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या होता है? अगर a रिलेटेड टू b है तो b रिलेटेड टू a होना चाहिए। तो यहां बच्चे यही नहीं कर पा रहे थे, यहां से एक पर्टिकुलर रिलेशन बनाना होगा तुम्हें, और उसके बाद वैल्यू रख के चेक करनी होगी। क्लियर है बात यहां तक? तो आई होप ये टाइप समझ रहे होगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? ये फंक्शन क्वेश्चन है, ये भी काफी कम स्टूडेंट कर पाए। लेट
लेट n बी द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं? 1-1 फंक्शन होते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं? 1-to-1 फंक्शन। डोमेन दे रखा है 1 2 3 4, को डोमेन दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सेंडिंग एन इवन नंबर टू एन इवन नंबर, इसका मतलब क्या हो? सेंडिंग एन इवन नंबर, ये इनपुट होता है, ये आउटपुट होता है। इनपुट भी इवन नंबर आए और आउटपुट, अगर इवन नंबर भेज रहे हो, इवन नंबर कौन से हैं? 2 4, तो आउटपुट उसमें 2 4 6 8 का ही आना चाहिए और 1 1 होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? एज अ इनपुट हमने इवन नंबर भेजा तो आउटपुट भी इवन नंबर आना चाहिए। इवन नंबर के लिए डोमेन में 2 चॉइस और आउटपुट के लिए 4 चॉइस। क्या एग्री हो इस बात पे? ठीक है, तो 1 1 हमें बनाना है। बताओ जरा, डोमेन 2 है, 2 चॉइस है और को डोमेन में 4 चॉइस है। 2 के लिए कितनी चॉइस है? 4। 1 1 बनाना है तो 4 चॉइस। 4 के लिए कितनी चॉइस बचेंगी? एक। अगर उसने इन चारों में से एक नंबर अगर अचीव कर लिया तो 3 चॉइस बचेंगे, क्योंकि 1 1 बनाना है। तो कितने बन गए? 4 × 3 12। पहली कंडीशन है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर फंक्शन तुमने पढ़ा है तो 1 और 3 की भी इमेज आना जरूरी है। 1 और 3 की भी इमेज आना जरूरी है। अगर वो इमेज नहीं आ रही तो इंजेक्टिव फंक्शन बन ही नहीं सकता हो। तो 1 और 3 अब हमारे लिए बचे। अब क्या था इधर? 8। को डोमेन में कितने एलिमेंट थे? 8। 2 मान लो कंज्यूम हो गए, 2 कंज्यूम हो गया, 6 कंज्यूम हो गया, तो कितने बचे? 6। 2 x वैल्यू है और 6 y वैल्यू है। तो बताओ जरा, 1 के लिए कितनी चॉइस है? 1 के लिए 6 और 3 के लिए 5। और टोटल ये कंबाइंड ऑपरेशन है अभी, मतलब ये एक साथ ही हो रहा है। 2 4 भी इमेज ले रहे हैं एंड 1 3 भी इमेज ले रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो बनेंगे 12 × 30 बनेंगे। और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से कर दिया है, a + b + c पूछा है, तो मेरे ख्याल से 4 × 3, ये 2 × 15, 3 × 5, तो 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर × 5, a + b + c, 3 + 2 + 1 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बोलो, 3 + 2 + 1 क्या आ जाएगा? 6 इज द आंसर। तो यहां पे पहली गलती, मतलब बड़ा डीप क्वेश्चन है। काफी लोग सिर्फ ये मान के चल रहे थे कि इवन नंबर की वैल्यू इवन नंबर ही लेनी है, 1 और 3 उन्होंने छोड़ दिया। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि फंक्शन में हर एक एक्स वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वाई वैल्यू आना जरूरी। क्लियर है? तो इट्स आंसर इज 6। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 5 वेन डायग्राम में 5 सेट हैं। पहले तो यार ये बना पाना ही बहुत मुश्किल है, 3 सेट तक तो बन जाता है, 5 सेट बना पाना अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, बहुत हौच-पौच हो जाएगा, कर नहीं पाओगे। इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। इफ देर आर 5 सेट्स रिप्रेजेंटेड इन वाया वेन डायग्राम, द नंबर ऑफ रीजंस मतलब एक जैसे एम्प्टी वाला रीजन हो गया, एक ओनली ए वाला, एक ओनली बी वाला, एक 2-2 मिला के रीजन हो जाएंगे, 2-2 के इंटरसेक्शन, एक 3-3 के इंटरसेक्शन हो जाएंगे, एक 4-4 के इंटरसेक्शन हो जाएंगे, और एक 5 का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ई आएगा। तो यहां पे हमने इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन वाला प्रिंसिपल बताया था। सबसे पहले तो एक एम्प्टी रीजन बनता ही है, क्या इस बात पे एग्री हो? ये रीजन तो आएगा ही आएगा। फिर टोटल 5 सेट है। जरा देखो, 3 में समझने की कोशिश करते हैं, 3 से बेहतर समझ में आएगा। 3 ABC, क्योंकि 4 सेट हो जाते हैं तो वेन डायग्राम बना पाना मुश्किल है। एक रीजन ये, एक रीजन ओनली ए वाला, ये वाला, अकेला ए, अकेला बी, अकेला सी, क्यों? 3 हुए। तो इसी तरह से यहां पे 5 सेट हैं, तो 5C1 5 आता है। तो 5 रीजन ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, ओनली डी, ओनली ई वाले बनेंगे। अब 2-2 के पेयर वाले कितने बनेंगे? 5C2। 3-3 के पेयर वाले 5C3। 4-4 का इंटरसेक्शन, और 5 का तो एक ही आएगा। जैसे यहां पे 3 का एक आ रहा है, उसी तरह से 5 का एक आएगा। क्यों भाई? और अगर याद करो तो इसको 5C0 लिख सकते हो। और क्या ये 2 की पावर 5 आता है? NC0, NC1, NC2, 32 इज द आंसर।
तो ये भी कम ही लोग कर पाए बिकॉज 5 सेट और 4 सेट में प्रैक्टिस कम होती है, ठीक है। बाय द वे इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करोगे, 5 आएगा, ये 10 आता है, ये भी 10 आता है, ये 5 आता है, ये 1 आता है, तो 32 इज द आंसर। क्लियर? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 32। सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन अनसीन क्वेश्चन है, अनदेखा क्वेश्चन है, इस वजह से उस समय कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी एक रिलेशन क्वेश्चन है, ये भी काफी बच्चे समझ नहीं पाए थे, आसान क्वेश्चन था, लेकिन उस समय समझना सबसे बड़ी बात होती है। R is a subset of n cross n. n is a natural number. n cross n ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, लाइक 1 1 1 2, इसमें इन्फिनिटली मेनी एलिमेंट आएंगे, 1 3 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 5, इन्फिनिटली मेनी एलिमेंट होंगे, उसका एक सबसेट R है। कोई भी सबसेट निकाल सकते हो, फॉर एग्जांपल R, कुछ भी निकाल सकते हो तुम, कोई भी इनफाइनाइट, मतलब कोई भी सबसेट निकाल सकते हो, तो सबसेट में इनफाइनाइट एलिमेंट भी हो सकते हैं। इस तरह के इनफाइनाइट एलिमेंट बनेंगे, 1 1 से रिलेटेड, 1 2 से रिलेटेड, 1 3 से रिलेटेड, 1 1 करोड़ से रिलेटेड, 2 1 से रिलेटेड, 2 4 से रिलेटेड, 2 1 100 करोड़ से रिलेटेड, इस तरह के इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स आएंगे यहां पे। क्लियर है? अब R उसका कोई भी सबसेट हो सकता है, और सबसेट में हम पूरा सेट भी तो ले सकते हैं, एक एलिमेंट भी ले सकते हैं, कुछ भी ना लें, लेकिन रिलेशन के लिए हमेशा, रिलेशन हमेशा नॉन एम्प्टी सेट के लिए डिफाइन होता है, तो कुछ भी ना ले ये नहीं चलेगा, कुछ तो लेना पड़ेगा। ओनली 1 1 ले लें, 1 1 1 2 ले लें, सारे उठा के ले लें। यहां तक बात समझ में आ गई? तो R इसका कोई भी सबसेट हो सकता है, और उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट तो आएगा ही आएगा, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए रिलेशन में। नॉन एम्प्टी सेट से ही रिलेशन डिफाइन होता है, और साथ में हो सकता है सारे एलिमेंट आ जाए, तो इनफाइनाइट भी एलिमेंट हो सकते हैं, और जितने एलिमेंट होते हैं उसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। अब इस बात को समझते हैं, बड़ा सिंपल बात थी लेकिन नई चीज थी तो स्टूडेंट नहीं समझ पाए। इफ ए बिलोंग्स टू एन फॉर ईच सेट आर ए, इसका मतलब ये होता है ए को फिक्स कर दो, ए को क्या कर दो? फिक्स कर दो। लाइक ए को 1 फिक्स कर दो, 2 फिक्स कर दो, 3 फिक्स कर दो, 4 फिक्स कर दो, तो जितने भी 1 फिक्स कर दो और बी की वैल्यू वेरी कराते रहो, तो जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे आर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, आर ए को मान लेते हैं R1 फिक्स कर देते हैं, तो 1 कॉमा बी इज अ नेचुरल नंबर, तो 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 1 कॉमा 4, इनफिनिटली मेनी एलिमेंट हो सकते हैं। बोलो भाई, क्या बोला गया है? हैज कार्डिनलिटी एट मोस्ट 1, इसका कोई मतलब नहीं हैज कार्डिनलिटी एट मोस्ट 1, ज्यादा से ज्यादा इस रिलेशन में एक एलिमेंट होगा ऐसा नहीं हो सकता। 1 फिक्स कर दिया, कुछ भी रख सकते हो, 1 कॉमा 2 इस रिलेशन में है, 1 कॉमा 1 इस रिलेशन में है, 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 1 कॉमा 4, तो कार्डिनलिटी एटमोस्ट 1 का कोई मतलब नहीं हुआ, बस इस लैंग्वेज को लोग नहीं समझ पाए। और दूसरी चीज बोल रहा है रिप्रेजेंट अ फंक्शन एन टू एन, ये फंक्शन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक एक्स के लिए एक से ज्यादा वाई वैल्यू किसी भी फंक्शन में डिफाइन नहीं होती। हर एक एक्स के लिए एक ही वाई वैल्यू हो सकती है, कई एक्स के लिए सेम वाई वैल्यू हो सकती, लेकिन एक एक्स के लिए 1 टू मेनी फंक्शन नहीं होता, तो ये बात गलत है। ठीक है, अब क्या करा? आरबी जानबूझ के यार बी ऊपर बना दिया इन्होंने, यहां बी फिक्स कर दो, बी फिक्स कर दो मतलब ए कुछ भी रखते रहो, बी 2 रख दो, तो 1 कॉमा 2 2 कॉमा 2 3 कॉमा 2, ये मेनी 1 हो जाएगा फंक्शन, 4 कॉमा 2, देख रहे हो? टू फिक्स कर दिया, मेनी 1, ये फंक्शन तो बन सकता है, बट यहां पे भी देख रहे हो अगर चाहें तो हम इसकी कार्डिनलिटी कितने भी एलिमेंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट भी कर सकते हैं, तो हैज कार्डिनलिटी एट मोस्ट 1, ये भी गलत है। और ये फंक्शन है, ठीक है, लेकिन एक बात ये गलत हो गई, ए बिलोंग्स टू एन फॉर सम आर ए इज इनफाइनाइट, आर ए फिक्स कर दिया बी,
क्या ऐसी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या ऐसी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट हो सकती है? अगर ए फिक्स कर दो तो बी की कुछ भी वैल्यू रखते रहो, इनफाइनाइट तक वैल्यू रख सकते हैं। आर ए इज इनफाइनाइट, देन आर ए एंड आर हैव द सेम कार्डिनलिटी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सेट आर से ही बिलोंग कर रहा है। तो हम इसके सारे एलिमेंट ले लें, या हमने ए को 1 रख दिया, तो क्या इस कॉलम के सारे एलिमेंट ले लें? तभी तो रिलेशन का सबसेट बनेगा। और इस रो में कितने एलिमेंट होंगे? इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। तो आर ए की कार्डिनलिटी भी इनफाइनाइट होगी और आर की कार्डिनलिटी भी इनफाइनाइट होगी। आर को अगर हम बी को कुछ भी रखना चाहते हैं तो ये एलिमेंट आर से बिलोंग करना चाहता है, तो आर जो सबसेट इसका है, हमने पूरी की पूरी रो ले ली। हम रिलेशन में कोई भी सबसेट ले सकते हैं, तो पूरी की पूरी रो ले ली, ये आर है। क्यों भाई? और इसमें कितने एलिमेंट हैं? इसमें कितने एलिमेंट हैं? इनफाइनाइट एलिमेंट है। और यहां भी देख रहे हो 1 फिक्स कर दिया, बी की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, यहां भी इनफाइनाइट एलिमेंट आ जाएंगे। दैट इट मींस थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है? और एक इन्फिनिटी को दूसरे इन्फिनिटी से कंपेयर नहीं करा सकता। फोर्थ ऑप्शन में लिखा है आर ए की कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है, देन द कार्डिनलिटी ऑफ आर इज लार्जर देन आर ए। इसका कोई मतलब नहीं है, दोनों में इनफाइनाइट है, एक इन्फिनिटी दूसरे इन्फिनिटी से बड़ा नहीं होता है, ये अनडिफाइंड। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। तो सेट थ्योरी में अच्छे क्वेश्चन आए थे, रिलेशन में भी अच्छे क्वेश्चन आए थे। द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ सेट्स, मतलब एबीसी के कितने ट्रिपलेट बनेंगे? एबीसी जो सेट है वो इससे एलिमेंट ले रहा है, 1 ले रहा है, 2 ले रहा है, 3 ले रहा है, ठीक है, और भी ले सकता है, 1 2 3 ले सकता है, ठीक है। अब बोल क्या रहा है? ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ सी एंड सी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। और यार इसको भी अगर तुम मैथमेटिकली करते हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है। हमें एक ऐसा ए लेना है, ऐसा बी लेना है, ऐसा सी लेना है, और वो एलिमेंट यहीं से लेने हैं जिसके लिए सी जो हो ए इंटरसेक्शन बी जो हो सी का सबसेट हो, और सी जो हो ए यूनियन बी का सबसेट हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? सी जो है वो ए यूनियन बी का सबसेट है। तो कैसे बनाना है, ध्यान से देखो। ए इस तरह से करोगे तो बहुत आसान होगा, मैथमेटिकली ये क्वेश्चन फिर बहुत पेनफुल हो जाएगा। ये ए और बी हो गए। हमें दिख रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, फिर ए यूनियन बी ये है। सिंपल सी बात है, इतना हम सबको पता है। हमें थोड़ा दिमाग लगा कि सी बनाना है। कैसे सी बनाना है जिससे वो ए इंटरसेक्शन बी सी का सबसेट बन जाए और सी ए यूनियन बी का सबसेट बन जाए। जरा देखना ध्यान से, इन सब चीजों की प्रैक्टिस होनी चाहिए आगे। अगर हम सी ऐसे बना दें, गौर से देखो, तो बताओ सी का सबसेट क्या ए इंटरसेक्शन बी है? दिस इज सी, ग्रीन वाला। क्या एग्री हो? क्या सी का सबसेट ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है? बोलो भाई, आ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी क्या सी के अंदर आ रहा है पूरी तरह से? और सी जो है क्या वो ए यूनियन बी के अंदर आ रहा है? तो क्या ये बात वैलिड है इस पर्टिकुलर केस में? अब देखो, ए बी सी जो भी नंबर है, एन तक 1 2 3 4 नंबर है, सेट्स है, एबीसी सेट्स है। ट्रिपलेट बताने हैं, कितने ट्रिपलेट बनेंगे जिससे ये कंडीशन फुलफिल हो। तो बहुत ध्यान से देखो और आगे के लिए भी ध्यान रखना, कोई भी एलिमेंट, यहां पे कितने एलिमेंट हैं? एन एलिमेंट है, ठीक है। क्या क्या चॉइसेस होंगी? कोई भी एक एलिमेंट ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, व्हाटएवर, 10 ले लो। एक केस ये बनेगा वो किसी से बिलोंग ना करे। क्या इस बात पे एग्री हो? कोई भी एक एलिमेंट ले लो, वो किसी से ना बिलोंग करे। कोई दूसरा एलिमेंट, फिर क्या होगा? नेक्स्ट केस,
गौर से देखना, ओनली ए से बिलोंग करे, ओनली ए से, ये वाला पोर्शन ओनली ए से बिलोंग कर रहा है, क्या इस बात पे एग्री हो? सिर्फ ए से बिलोंग करे, सिर्फ बी से बिलोंग करे, ये अलग अलग केसेस हैं। पहला केस कौन सा हुआ? ओनली ए से बिलोंग करे, सॉरी किसी से ना बिलोंग करे, ओनली ए से बिलोंग करे, ओनली बी से बिलोंग करे, ओनली सी से बिलोंग करे। बताओ यहां पे हो जाए, या फिर ओनली सी से बिलोंग करे, और इस केस को देखना, ये वाला जो केस है वो ए और सी दोनों से बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है, सी से बिलोंग कर रहा है, बट बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, ये वाला केस। ये वाला केस कौन सा है? बी से बिलोंग कर रहा है, सी से बिलोंग कर रहा है, लेकिन ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। छठा केस तीनों से बिलोंग करे, तो हर एक एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है? 6 चॉइस है, या तो किसी से बिलोंग ना करे, या ओनली ए से करे, ओनली बी से करे। ये केस कौन सा है? ए और सी से करे। ये केस कौन सा है? बी और सी से करे। और ये केस कौन सा है? ए बी सी तीनों से करे। तो हर एक एलिमेंट के पास 6 चॉइस है, और कितने एलिमेंट हैं? n एलिमेंट। हर एक एलिमेंट के पास 6 चॉइस है, या तो किसी से बिलोंग ना करे, या ओनली ए से करे, ओनली बी से करे, ए सी से करे, बी सी से करे, ए बी सी तीनों से करे। तो पहले एलिमेंट के पास 6 चॉइस, दूसरे एलिमेंट के पास 6 चॉइस, तीसरे एलिमेंट के पास 6 चॉइस। टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस क्या बन जाएगी? 6 टू द पावर n। सेकेंड इज द राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ रहे होगे, ठीक है। इस कैटेगरी क्वेश्चन है, हाँ डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उस समय कर पाना मुश्किल था, लेकिन अब इस बार इस कैटेगरी क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग। द नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट्स है ये ट्रुथ टेबल का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ट्रुथ टेबल में वैसे तो आसान क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाया है। चलो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। PQR, तीन स्टेटमेंट हैं PQR। अगर कभी 3 स्टेटमेंट हैं PQR, अच्छे से देखो, तो नंबर ऑफ रोज जो बनती हैं वो 8 बनेंगी। TTT, TTF, TFT, ठीक है, FTT। तीन स्टेटमेंट है तो 2 क्यूब रोज बनती हैं। TTF हो गया। अब करते हैं TFF। TFF, FFT, और लास्ट रो आएगी FFF। काउंट करो, क्या ये 8 आ रही हैं? ज्यादा तो नहीं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? निगेशन P, इसको ऐसे लिखा जाता है यूजुअली बुक्स वगैरह में, इन्होंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, वो निगेशन ही होता है, आगे के लिए ध्यान रखना। निगेशन P, P का निगेशन, अगर ये T है तो ये क्या हो जाएगा? F। ये T है तो ये F, ये T है तो ये F, ये F है तो ये T, ये T है तो ये F, ये F है तो ये T, ये F है तो ये T, ये F है तो ये T। ठीक, अब इसको बोलते हैं यूनियन। निगेशन P, यूनियन, सेट थ्योरी के नाम से ही बुला देते हैं। और यूनियन लेने में ध्यान रखना, T को लिखो 1, T को नाम दो 1, F को नाम दो 0। और यूनियन लेना मतलब ऐड करना, क्लब करना, मिलाना। तो निगेशन P का यूनियन हमें Q से लेना है। T है 1, F है 0, दोनों को ऐड करो, 1 और 0, 1 और 0 क्या आएगा? 1, 1 मतलब T, 1 और 0 ऐड करो 1, 1 मतलब T,
0 0 ऐड करो, 0 0 मतलब f, 1 + 1 2 कुछ नहीं होता है, तो 1 + 1 जो 2 आता है उसको 1 ही बोलते हैं। तो tt 1 + 1 2, 2 is 1, 1 + 1 2, ये शॉर्टकट है, 2 is 1, तो tt से 1 आएगा, 1 मीन्स ट्रू, ff 0 0, f 0, tt है ना ये, tt क्या आता है, t 1 + 1 1, ft t 1, ft चेक करते जाना, ft t 0 + 1 1, ठीक है। अब यहां इंप्लीकेशन साइन बना है, ये भी क्लास में डिस्कस करा था, इंप्लीकेशन। जो ट्रू है, ऐसे ट्रिपलेट बताने हैं जिसके लिए ट्रू हो। तो ध्यान रखना, जब भी ये इंप्लीकेशन मतलब होता है इफ एंड देन, इफ देन, और याद कर लो अभी चाहो तो, इफ देन यहां पे TF होता है, बाकी सारे ट्रू होते हैं, TF फॉल्स, बाकी सारे ट्रू। ये पढ़ा होगा, ट्रूथ टेबल में देखा होगा, TF होता है बाकी सारे ट्रू, TF बाकी सारे ट्रू। इस कॉलम को देखना और इस कॉलम को देखना और इधर से इधर देखना, TT ये पहले ये बाद में, TT सिर्फ TF होता है बाकी सारे ट्रू, तो TT क्या हो जाएगा, TF। अब बताओ, TF होता है बाकी सारे ट्रू, FT T, TT T, FF T, TF F, TT T, TF F। हमें ट्रू बताना है, तो ट्रू जरा देखो, 1 2 3 4 5, 5 जगह ट्रू आ रहा है, बाकी जगह F आ रहा है, तो ऐसे 5 ट्रिपलेट बनेंगे। पहला वाला, पहला कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, ये छठा सातवां कॉलम, ठीक है। तो 5 इज द आंसर। तो ट्रुथ टेबल का भी ये अच्छा क्वेश्चन था, तो कहीं कोई कंसेप्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करा इस बार, ठीक है, अच्छे कंसेप्ट दिए। अब ये सिंपल, कुछ क्वेश्चन सिंपल भी हैं, लाइक प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन है, पढ़ो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, सबने करा होगा। इन अ ट्यूशन बैच ऑफ 2 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ x विल पास द एग्जाम, x एग्जाम को पास करे उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5, y एग्जाम को पास करे 3/4, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर x नॉर y will pass the exam, assume that their outcomes of exam x and y are independent। वैसे इंडिपेंडेंट ही होता है, दो लोग एग्जाम दे रहे हो, तो कोई पास ना करे, इसको भी हम वेन डायग्राम से ही कर लें। कोई एग्जाम पास ना करे तो ये वाला केस होगा, तो क्या 1 से हम घटा दें p, x यूनियन y, px 2/5, py 3/4, और अगर इंडिपेंडेंट है तो इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2/5 इंटू 3/4, सॉल्व करोगे 3/20 इज द आंसर। क्लियर है? तो सिंपल, काफी सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, 12-15 क्वेश्चन काफी खतरनाक थे, लेकिन सिंपल क्वेश्चंस भी आए थे, और यही तरीका होता है छाट छाट के क्वेश्चन करने का। इसके पहले जितने क्वेश्चन कराए थे वो काफी टिपिकल थे, उस समय कर पाना मुश्किल था ये। अगेन ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, ए डाई इज रोल्ड ट्वाइस इंडिपेंडेंटली, पहले बार उछाला फिर दोबारा उछाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर द फर्स्ट डाई शो, आइदर और मतलब यूनियन, पहली इवेंट मान लेते हैं ए, फर्स्ट डाई में शोज अ नंबर लेस देन 4,
नंबर जो आए वो 4 से कम आए। इसका मतलब क्या है, 1 2 3 है, 1 2 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3 सैंपल स्पेस में पॉइंट, टोटल 6, 1/2। एंड सेकेंड थ्रोज एटलीस्ट 4, मतलब 4 या 4 से ज्यादा, मतलब 4 5 6 6 ही होता है, 7 8 नहीं होता है, ठीक है, काफी लोग ये भी कंफ्यूज करते हैं। तो ये भी तुम्हारा 3/6 आ गया। और 2 डाइस थ्रो कर रहे हो तो इंडिपेंडेंट ही होता है, और आइदर फर्स्ट थ्रो शोज अ नंबर लेस देन 4 और सेकंड शोज अ नंबर, तो इसका मतलब ए यूनियन बी ही निकालना है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी 1/2 1/2, और ये इंडिपेंडेंट है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 - 1/4 3/4। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही है। ठीक है, फिर से अगेन ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो, ये बेस थ्योरम से रिलेटेड है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। दो सेट में तो हम कंफर्टेबल होते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, 3 सेट में पूछ लिया, जानबूझ के पूछा है, इवन ये n सेट में भी हो सकता है क्वेश्चन। इसको बोलते हैं पी ए गिवन दैट बी, दैट इज पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। इसका मतलब होता है ए के अकर करने की प्रोबेबिलिटी अंडर द अकरेंस ऑफ बी, ये है ए के अकर करने की प्रोबेबिलिटी जब बी ऑलरेडी अकर कर चुका है। ठीक है, तो यहां से अगर तुम पी ए इंटरसेक्शन बी निकालते हो तो दैट इज पी ए गिवन दैट बी इनटू पी बी। यही चीज अगर हम 3 सेट में करें, और हमें निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, अकरेंस ऑफ ABC, तीनों का अकरेंस निकालना है हमें। जरा गौर से देखो, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 निकालना है, तीनों अकर कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, इसको हम पॉइंट वाइज करेंगे और इसके आंसर भी कई आ सकते हैं। पहले अगर हम फोकस करें इस पार्ट में, ये हमें निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी क्या आता है, ए गिवन दैट बी कर दो इनटू पी बी कर दो। ठीक है, यहां से अगर हम देखें तो इसको A1 नाम देते हैं, इसको A2 और इसको A3। ठीक है, अभी सिर्फ 2 सेट देखो, A1 A2, तो इसको हम ये बोल देते हैं कि P जब A1 A2 अकर करे, ये एक सेट मान लो, A1 A2 ये पूरा सेट हो गया, उसके अकरेंस में A3 अकर कर रहा है, उसके अकरेंस में A3 अकर कर रहा है, अंडर द अकरेंस ऑफ A1 एंड A2। तुम A2 A3 से भी कर सकते थे, A3 A2 से भी कर सकते थे। अब इंटरसेक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, इंटरसेक्शन का फॉर्मूला जरा देखो, दो सेट का इंटरसेक्शन अगर हम निकालें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, P A1 गिवन दैट A2, P A3 गिवन दैट A1 इंटरसेक्शन A2। ठीक है, गौर से देखो, आई थिंक सॉरी ये उल्टा लिख दिया हमने, अच्छा दोनों ही लिख सकते हैं, A1 बाय A2 भी लिख सकते हैं और यहां कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में A2 बाय A1 भी लिख सकते हैं। अच्छा, जो यहां होता है वही डिनोमिनेटर में होता है। ठीक है, आई थिंक फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्या इसका आंसर फर्स्ट आ रहा है? तो प्रोबेबिलिटी के इजी क्वेश्चन थे, इसी तरह के इसी सीरीज में नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट 2 में
नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस देखेंगे, तो इसको एक बार रिवाइज कर लो, देख लो अच्छे से। तो नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, ठीक है।